नमस्कार दोस्तों, प्रभात क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम न्यूक्लियस केंद्रक के बारे में पढ़ेंगे। जो भी न्यूक्लियस के फंक्शन हैं और स्ट्रक्चर हैं और जो उसके बाद में क्रोमोजोम है यानी गुणसूत्र हैं, उसके क्या क्या कार्य हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। और एक मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज़ भी पढ़ेंगे कि हमें बुढ़ापा क्यों आता है, और अभी एक रिसर्च चल रही है कि बुढ़ापे को कैसे कम करके जवानी के जो पीरियड है उसको बढ़ाया जाए। तो अभी साइंटिस्ट जो इस पे काम कर रहे हैं, तो मैं इसकी पूरी डिटेल आपको बताऊंगा कि क्यों बुढ़ापा आता है और जो वैज्ञानिक हैं वो कितने तक पहुँचे और कब तक इस चीज़ पे काम कर लेंगे। तो इसके बारे में पूरा बताऊंगा कि क्यों बुढ़ापा आता है। तो आज हम जो न्यूक्लियस है उसके बारे में स्टडी करते हैं। न्यूक्लियस यानी केंद्रक। तो केंद्रक के अध्ययन को क्या कहते हैं? कैरियोलॉजी। यानी केंद्रक के अध्ययन करना, इसको क्या बोलते हैं? कैरियोलॉजी। केंद्रक के अध्ययन को बोलते हैं कैरियोलॉजी। उसके बाद में जो केंद्रक है उसकी खोज किसने की थी? उसके बाद में जो पॉइंट आता है कि इसके अध्ययन को तो कैरियोलॉजी कहते हैं, लेकिन जो न्यूक्लियस है उसकी खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने खोज की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी 1831 के अंदर। कब की थी? 1831 में जो न्यूक्लियस है उसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। उसके बाद में रॉबर्ट ब्राउन ने जो खोज की थी वो आपको पता होना चाहिए किसके अंदर की थी? ऑर्किड जो पादप होता है, ऑर्किड पादप में। किसमें की थी? ऑर्किड पादप में। ये एग्जाम में पूछ लेते हैं कभी कभार की जो कैरियोलॉजी है उसके बाद में इसके अध्ययन को कैरियोलॉजी कहते हैं। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किस पादप के अंदर की थी? तो आपको याद रखना है कि किसके अंदर की थी? ऑर्किड के अंदर की थी। उसके बाद में जो केंद्रक है उसके क्या क्या कार्य या क्या क्या फंक्शन है, यानी कार्य देखते हैं कि न्यूक्लियस के क्या क्या कार्य हैं। ठीक है, तो कार्य की बात करूँ तो पहला इसके अंदर कार्य आता है कि ये कोशिका का क्या है, आपके जो निर्देशक या डायरेक्टर है। क्या है? कोशिका का निर्देशक है। कोशिका का निर्देशक, डायरेक्टर ऑफ सेल। क्योंकि ये जो भी कोशिका के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन चलती है उन सभी का कंट्रोल कौन करता है? आपके जो इसके अंदर उपस्थित न्यूक्लियस है वो करता है। दूसरा है जो भी कोशिका के अंदर वृद्धि होती है, कोशिका के अंदर वृद्धि होती है वो किसके कारण होती है? न्यूक्लियस के कारण होती है, यानी केंद्रक के कारण होती है। तो आपने देखा होगा कि डीएनए, इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर उपस्थित होता है डीएनए, क्रोमोसोम उपस्थित होता है डीएनए से रेप्लिकेशन होगा। क्या होगा? रेप्लिकेशन होगा। डीएनए के अंदर क्या होगा? रेप्लिकेशन होगा। डीएनए के अंदर रेप्लिकेशन होने से किसका निर्माण होता है? आपके आरएनए का। और आरएनए से के अंदर ट्रांसक्रिप्शन होगा। ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा किसका निर्माण होगा? प्रोटीन का। किसका होगा? प्रोटीन का निर्माण होता है। और प्रोटीन से आगे इसका निर्माण होता है एंजाइम का। किसका निर्माण होता है? एंजाइम। जो विभिन्न प्रकार के, जैसे आपके भोजन के एंजाइम हो गए या दूसरी जगह भी बहुत सारे एंजाइम काम आते हैं। ठीक है, तो डीएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन। क्या कहलाता है? डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन कहलाता है। ये मैं आपको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पूरा इसका डिटेल से बताऊंगा कि कैसे रेप्लिकेशन होता है। और डीएनए से आरएनए के बनना ट्रांसक्रिप्शन। क्या है? ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन का बनना ये ट्रांसलोकेशन कहलाता है। क्या है? ट्रांसलोकेशन। ये तीन टर्म्स आपको याद रखना है कि कोशिका वृद्धि इन फॉर्म के अंदर होती है। डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, प्रोटीन से एंजाइम बनेगा। जो कोशिका के अंदर उपस्थित जितने भी प्रकार की मेटाबॉलिक रिएक्शन है, उपापचयी क्रियाएं हैं, वो एंजाइम के द्वारा पूरी होगी। उसके बाद में ये आपको सेकेंड पॉइंट है कि ये कोशिका वृद्धि के अंदर हेल्पफुल होता है। तीसरा पॉइंट ये आता है कि आप जैसे माता पिता क्या होते हैं कि माता पिता के जो आपके कैरेक्टर हैं वो किसके अंदर जाते हैं? ऑफ स्प्रिंग जो संतति है उसके अंदर जाते हैं। यानी आनुवांशिक गुणों का थर्ड पॉइंट आता है, आनुवांशिक गुणों का संतति के अंदर स्थानांतरित कौन करता है? केंद्रक करता है। न्यूक्लियस के अंदर उपस्थित आपके जो डीएनए है वो करता है। ठीक है, स्थानांतरण करता है। तो थर्ड पॉइंट हो गया जो आनुवंशिक गुण है, जितने भी प्रकार के आनुवंशिक गुण उपस्थित है माता पिता के अंदर, उनको ये ट्रांसफर करता है किसके अंदर?
जो संतति प्राप्त होने वाली ऑफ स्प्रिंग है उसके अंदर स्थानांतरित करता है। उसके बाद में खोज तो किसने की, आपको यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसकी खोज की थी आपके रॉबर्ट ब्राउन सर ने की थी, लेकिन इसके खोज है तो रॉबर्ट ब्राउन ने की, लेकिन इसके ऊपर जो कार्य किया था वो किया था हेमरलिंग ने। किसने किया था? हेमरलिंग ने किया था। फोर्थ पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर कार्य किसने, यानी इसके ऊपर कार्य किसने किया था, वो किया था हेमरलिंग ने। कार्य किसने किया था? हेमरलिंग ने। हेमरलिंग ने। और किसके ऊपर किया था? तो ये आपको याद रखना है, जो आपके एसिटाबुलेरिया होती है, जो लार्जेस्ट सिंगल सेल एल्गी है, तो उसके ऊपर किया था। किसके ऊपर किया था इन्होंने? एसिटाबुलेरिया। एसिटाबुलेरिया, ये नाम आपने पहली बार ही सुना होगा। एसिटाबुलेरिया क्या होती है? सिंगल सेल जो लार्जेस्ट एल्गी होती है, ठीक है। तो इसके ऊपर 4 फंक्शन आपको याद रखना है, या आपको मुक्तजबान होने चाहिए कि इसका पहला कार्य क्या होता है, कोशिका का निर्देशक है, दूसरा कोशिका की वृद्धि में आता है, तीसरा आनुवंशिक गुणों के स्थानांतरण में काम आता है, और फोर्थ पॉइंट होता है इसको इन्होंने कार्य किसने किया था? हेमरलिंग ने किया था। और किस पे किया था? आपके एसिटाबुलेरिया पे किया था। उसके बाद में जो केंद्रक है, केंद्र को अपन की संख्या के आधार पर देखेंगे, केंद्र को संख्या के आधार पर कितने प्रकार के होते। तो संख्या के आधार पर केंद्र की मैं बात करूं तो केंद्रक 3 प्रकार के होते हैं। पहला केंद्रक होता है टाइप का एक केंद्रीय। क्या होता है? एक केंद्रीय, जिसके अंदर केवल और केवल एक केंद्र मिलता हो, उसे बोलते हैं एक केंद्रीय यूनिन्यूक्लिएटेड। क्या बोलते हैं? यूनिन्यूक्लिएटेड एक केंद्रीय, जिसके अंदर एक केंद्र मिलता हो, एक केंद्र एक न्यूक्लियस मिलेगा। तो वो किसके अंदर मिलता है? जितने भी अपन की यूकैरियोटिक सेल है, ऑलमोस्ट यूकैरियोटिक सेल है, जैसे मेरे यहाँ पर जितने भी सोमेटिक सेल है, सोमेटिक सेल, और एक होती है आपकी गैमेटिक सेल। गैमेटिक सेल के अंदर आपके जो भी गैमेट प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो बाकी जितने भी प्रकार की आपकी सोमेटिक सेल है वो क्या होती है? एक केंद्रीय होती है। नहीं क्या हो गया? एक केंद्रीय। लगभग सभी यूकैरियोटिक कोशिकाएं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं, जितने भी यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं वो इसके अंतर्गत आती है। उसके बाद मैं बात करूं कि सेकंड पॉइंट आता है आपका द्विकेंद्रिक, यानी द्विकेंद्रिक, जिसके अंदर 2 केंद्रक मिलते हो। आपको वर्ड से ही पता चल रहा है। द्विकेंद्रिक किसके अंदर मिलेगा? द्विकेंद्रिक आपने जो पैरामीशियम नाम सुना होगा, जो प्रोटोजोआ से आता है, प्रोटोजोआ किंगडम है, उसके अंदर मिलता है आपका पैरामीशियम। क्या मिलता है? पैरामीशियम। पैरामीशियम के अंदर 2 न्यूक्लियस मिलते हैं, एक होता है लार्ज न्यूक्लियस, एक होता है स्मॉल न्यूक्लियस। जो स्मॉल न्यूक्लियस होता है जो सेक्स से रिलेटेड जितने भी एक्टिविटी है उसको परफॉर्म करता है, एंड जो भी लार्ज न्यूक्लियस है वो मेटाबॉलिज्म के लिए उत्तरदायी होता है। उसके बाद में जो थर्ड है आपका बहुकेंद्रिक, जिसके अंदर 2 से ज़्यादा मिलते हैं। क्या मिलते हैं? 2 से ज़्यादा केंद्रक मिलते हैं, उसे बहुकेंद्रिक बोलते हैं। तो बहुकेंद्रिक के आपको पॉइंट याद रखने हैं कि इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो बहुकेंद्रिक के अंतर्गत आपने देखा होगा राइजोपस। उसके बाद में एंडोस्पर्म होता है, जो आपके फ्लोरिंग प्लांट है उसके सीड के अंदर एंडोस्पर्म मिलता है, तो वो क्या होता है? आपके बहुकेंद्रिक होता है एंडोस्पर्म, ठीक है, भ्रूणपोष। तो ये आपको याद रखना है, जिसके क्या रखना है याद, पॉइंट याद रखना है कि ये एक केंद्रीय किसके अंदर मिलता है, द्विकेंद्रीय किसके अंदर और बहुकेंद्रीय किसके अंदर। अब एक और पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आ जाता है कि कुछ सेल इस प्रकार की भी होती है जिसके अंदर न्यूक्लियस ही नहीं पाया जाता है, केंद्रक विहीन होती है, यानी केंद्रक विहीन भी पाई जाती है। कुछ कोशिकाएं होती है जो क्या होती है, जिसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, बिगर न्यूक्लियस के वो भी जीवित रह सकती है, यानी उसकी सभी भी एक्टिविटी बिना न्यूक्लियस के होती है। तो बिना न्यूक्लियस के किसके अंदर मिलता है, एक तो आपको पॉइंट याद होगा किसके अंदर मिलती है, जो हमारे गैसों का ट्रांसपोर्ट करती है, यानी जो गैसों का ट्रांसपोर्ट कौन करती है, आरबीसी कौन करती है, परिपक्व आरबीसी के अंदर अनुपस्थित हो। तो आपको परिपक्व यहाँ से वर्ड आपको याद रखना है, परिपक्व आरबीसी। जो मैच्योर आरबीसी के अंदर ही केंद्रक विहीन होती है, लेकिन जब बनती है तो उसके अंदर न्यूक्लियस उपस्थित होता है, लेकिन जैसे जैसे परिपक्व होती है तो इसके अंदर न्यूक्लियस गायब हो जाता है। क्यों गायब होता है, क्योंकि O2 के ट्रांसपोर्ट यानी गैसों के ट्रांसपोर्ट के लिए वहाँ पर स्पेस ज़्यादा चाहिए, तो इसके लिए क्या हो जाता है, यहाँ से गायब हो जाता है। और आपने जो चालनी नलिका एंजियोस्पर्म पादप के जो फ्लोएम होता है उसके अंदर मिलती है चालनी नलिका। तो ये आपको याद रखना है कि केंद्रक विहीन किसके अंदर मिलती है, चालनी नलिका, और जो परिपक्व आरबीसी है उसके अंदर अनुपस्थित होता है केंद्रक।
उसके बाद में मैं जो केंद्रक है उसकी स्ट्रक्चर पर बात करूंगा कि केंद्रक की क्या क्या संरचना होती है, उसके अंदर कौन कौन से पॉइंट इन्वॉल्व होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस की बात करूँ तो इसके अंदर के 4 चीज़ें शामिल होती हैं, 4 पॉइंट शामिल होते हैं। तो पहला आता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी जो केंद्रीय आवरण है या केंद्रीय झिल्ली है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी केंद्रीय झिल्ली। ठीक है। दूसरा इसके अंदर आता है आपके जितने भी न्यूक्लियोप्लाज्म है, इसके अंदर जितने भी साइटोप्लाज्म उपस्थित है उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है, पहला क्या हो गया, इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, दूसरा क्या हो गया? न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया। उसके बाद थर्ड है, इसके अंदर जो क्रोमोसोम होता है वो क्या होता है? बिखरा रहता है। शुरुआत में के अंदर बिखरा रहता है, जैसे ही कोशिका विभाजन होने के बाद ये क्रोमोसोम में बिखर आपके संघनित हो जाता है। तो बिखरे हुए क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन नेट। क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन नेट। नेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये नेट बिखरा होता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? क्रोमेटिन नेट बोलते हैं। और फोर्थ जो स्ट्रक्चर शामिल होती है इसके अंदर, उसे बोलते हैं न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। तो ये 4 चीज़ें होती है वो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस के अंदर इन्वॉल्व होती है। तो मैं आपको अब स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा कि कैसे न्यूक्लियस के अंदर ये 4 चीज़ें शामिल होती है और इनके क्या क्या फंक्शन है। तेरे हुए तो क्या तेरे के बी हुई पची हुई ती लड़े कर दे। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, तो ये न्यूक्लियस की संरचना है। तो इसे बोलते हैं आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या है? आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये है इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है। और इनके बीच स्पेस पाए जाते हैं, उसे बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। क्या बोलते हैं? पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। इनके मध्य जो आपको स्पेस दिखाई दे रहा है इसे बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है पेरी न्यूक्लियर स्पेस, जिसको मैं आपके बताऊँ कि कितना होता है। 100 से लगभग 500 एंगस्ट्रम तक होता है। कितना होता है? 100 से 500 एंगस्ट्रम होता है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्रोमेटिन जैसा नेट जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसे बोलते हैं क्रोमेटिन नेट। ठीक है। ये क्या है? क्रोमेटिन नेट है। क्रोमेटिन नेट। क्रोमेटिन नेट। ठीक है। क्रोमेटिन नेट। और यहाँ पर एक डॉट बिंदु दिखाई दे रहा है, ये है आपका न्यूक्लियोलस। तो क्रोमेटिन नेट की मैं बात करूँ तो क्रोमेटिन नेट की जो खोज की थी वो किसने की थी? आपके जो फ्लेमिंग साहब ने, उन्होंने इसकी खोज की थी। खोज किसने की थी? फ्लेमिंग ने। फ्लेमिंग ने की थी इसकी खोज। ये क्या होता है? जैसे ही कोशिका विभाजन स्टार्ट होता है तो उस समय ये क्या हो जाता है? संघनित हो जाता है और संघनित होकर क्रोमोसोम के रूप में बन जाता है। ठीक है। यानी जैसे कोशिका विभाजन होगा ड्यूरिंग सेल डिवीजन, यानी कोशिका विभाजन के समय ये क्या हो जाएगा? कंडेंस होकर क्या बन जाएगा? क्रोमोसोम बन जाएगा। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर न्यूक्लियोलस भी दिखाई दे रहा है। इस डॉट बिंदु को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका कहते हैं। तो ये न्यूक्लियोलस इसको क्या बोलते हैं? आरबीसी आरबीसी नहीं, जो आपके राइबोसोम है उसकी फैक्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम, यानी फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम की फैक्ट्री कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर ही जो आरएनए बनता है, तो आरएनए बनेगा तो इसके अंदर ही क्या होता है? राइबोसोम की फैक्ट्री बोलते हैं। उसके बाद में यहाँ पर जो द्रव्य उपस्थित होता है उसे बोलते हैं आपके, क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। इसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म।
न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म कह दो या कैरियोप्लाज्म भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? कैरियोप्लाज्म भी कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरियोप्लाज्म भी कहते हैं। जो यहाँ पर कोशिका द्रव्य उपस्थित है, केंद्रक के अंदर कोशिका द्रव्य उपस्थित होता है, उसी क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरियोप्लाज्म। तो मैंने पीछे बताया था डीएनए से आरएनए बन रहा है, आरएनए से प्रोटीन, प्रोटीन से एंजाइम बन रहा है, तो इसके अंदर ही ट्रांसक्रिप्शन एवं आपके रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपके प्रोटीन दिखाई दे रहे हैं, जो न्यूक्लियर पोर है, ये क्या है? पोर है। तो यहाँ पर आपके प्रोटीन दिखाई दे रहे हैं, इसे क्या बोलते हैं? आपके न्यूक्लियर प्रोटीन कह दो। यहाँ पर आपको ऑक्टागोनल स्ट्रक्चर होती है। इसकी कैसी स्ट्रक्चर होती है? पहले मैं स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ आपको। जो ऑक्टागोनल स्ट्रक्चर होती है, 8 भुजाएं होती है इसके अंदर ऐसे, ठीक है। क्या होती है? 8। तो ऐसी स्ट्रक्चर होती है, किसकी होती है? यहाँ पर जो न्यूक्लियर पोर है उसके ऊपर लगे रहते हैं कि ताकि जो अनावश्यक चीज़ें इसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाए। क्या नहीं कर पाए? अनावश्यक चीज़ें प्रवेश नहीं कर पाए, इसलिए यहाँ पर क्या लगा रहता है? आपके ढक्कन लगा रहता है। उसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन, न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन, ठीक है। ये ऑक्टागोनल स्ट्रक्चर होती है, अष्टभुजीय संरचना होती है। तो ये लगभग ऑलमोस्ट जो भी आपके पॉइंट है यानी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस के अंतर्गत हमने कवर कर लिए हैं। अब अपन इसके आगे जो क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम होता है, उसको पूरी डिटेल से स्टडी करते हैं। क्रोमोजोम की खोज की थी आपके स्ट्रासबर्गर ने। खोज किसने की थी? स्ट्रासबर्गर ने, ठीक है। स्ट्रासबर्गर ने जो क्रोमोजोम है उसकी खोज की थी, लेकिन शब्द किसने दिया था? वेल्डेयर ने। किसने दिया था? वेल्डेयर ने शब्द दिया था। शब्द किसने दिया? वेल्डेयर ने, ठीक है। तो आपको याद रखना है इसकी खोज तो किसने की थी। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाता है कि खोज आपके स्ट्रासबर्गर ने की थी, लेकिन इसकी जो शब्द है किसने दिया था? वेल्डेयर साहब ने दिया था। जैसे कोशिका विभाजन होता है तो जो आपके क्रोमेटिन नेट था यहाँ पर ऐसे बिखरा हुआ था, तो वो कैसे हो जाता है? कंडेंस होकर जो क्रोमोजोम है उसके फॉर्म में बन जाता है, यानी क्रोमोजोम के रूप में कंडेंस होकर आपके बन जाता है। तो जैसे कोशिका विभाजन होता है, मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर ये कोशिका है, कोशिका के अंदर यहाँ पर क्या होता है? कोशिका के अंतर्गत सेल डिवीजन होगा, और सेल डिवीजन होने के बाद ये कोशिका है, कोशिका के अंतर्गत ये क्या बन गए? कंडेंस होकर क्रोमोजोम बन गए, ठीक है। तो यहाँ पर सेल डिवीजन हुआ। क्या हुआ? सेल डिवीजन, ठीक है। सेल डिवीजन होने के पश्चात इससे जो कंडेंस हो गए, जो क्रोमेटिन नेट था कंडेंस हो गए क्रोमोजोम के अंदर परिवर्तित हो गया। तो सेल डिवीजन जो अपन नेक्स्ट क्लास आएगी उसके अंदर मैं सेल डिवीजन पढ़ाऊंगा। तो इसके अंदर 2 चीज़ें आती हैं, एक आता है इंटरफेज, ये आपको वर्ड इंग्लिश में याद रखना है, और एक आती है एमफेज, हिंदी के बहुत अटपटे हैं। इंटरफेज के अंदर 3 चीज़ें आती हैं, G1, S, G2। इंटरफेज के अंदर आता है, एक आता है कैरियोकाइनेसिस, एक आता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के अंतर्गत आपके आएगा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। उसके बाद साइटोकाइनेसिस होकर एक नई सेल 2 बन जाएगी। तो ये आपका सेल डिवीजन के अंतर्गत, ये एग्जाम में पूछ लेते हैं कि G1, S, G2 और M, ये इसका क्रम भी पूछ लेते हैं। तो ये आपको नॉर्मल लगेगा, अभी जब मैं आपको सेल डिवीजन पढ़ाऊंगा तब। तो ये जैसे ही आपके सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन के समय किसके अंदर परिवर्तित हो जाता है? जो गुणसूत्र है उसके अंदर परिवर्तित हो जाता है। अब मैं यहाँ से इसको TS काट के लेके आपको बड़े फॉर्म में दिखाऊंगा कि इसके अंदर जितने भी पॉइंट बनते हैं वो अपन इसके अंदर कवर करते हैं। यहाँ पर जो मैंने क्रोमोजोम था उसकी पूरी स्ट्रक्चर बनाई है। तो यहाँ पर आपको क्रोमोजोम दिखाई दे रहा है। तो क्रोमोजोम के अंदर ये जो नीले कलर से बनाए हैं ये क्या है? DNA। क्या है? DNA है। डबल स्टैंडर्ड 2 स्टैंडर्ड बना दिए मैंने, तो ये क्या हो गए? DNA है आपकी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डिस्क मिलती है, प्रोटीन की डिस्क मिलती है, इसे बोलते हैं काइनेटोकोर। क्या बोलते हैं? काइनेटोकोर। काइनेटोकोर है, ये चोर नहीं, काइनेटोकोर। और इसे किसका? ये इसके बाद इससे स्पिंडल फाइबर जुड़ता है, ठीक है। कौन जुड़ता है? स्पिंडल फाइबर जुड़ता है। इसे प्राथमिक संकीर्णन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्राथमिक संकीर्णन। प्राथमिक संकीर्णन,
ठीक है, क्या बोलते हैं, प्राथमिक संकीर्णन बोलते हैं। जो आपकी काइनेटोकोर है, इससे किसका कौन जुड़ता है, स्पिंडल फाइबर जुड़ता है, और इसे इस रीजन को क्या बोलते हैं, प्राथमिक संकीर्णन बोलता है। यानी सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर वाली जगह को क्या बोलते हैं, तारक केंद्र या सेंट्रोमियर, इसे क्या बोलते हैं, प्राथमिक संकीर्णन बोलते हैं। उसके बाद में आपको इस पार्ट पे ध्यान देना है। इस पार्ट पे आपको यहाँ पर मैंने यहाँ से कुछ चीज़ें गायब करके इसको अंदरूनी भाग से बनाए हैं, तो इसे बोलते हैं द्वितीयक संकीर्णन, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन यानी द्वितीय संकीर्णन। ठीक है, तो द्वितीय संकीर्णन इसके अंदर आता है आपका जो न्यूक्लियोलस है, तो न्यूक्लियोलस आता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन, नौ रीजन बोलते हैं, जिसके अंदर क्रोमोसोम नंबर 13, 14, 15, 21 एंड 22 पेयर सम्मिलित होते हैं। ये इनके सब क्या होंगे, पेयर होंगे। तो आपको पता होगा कि ह्यूमन सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, यानी 23 पेयर होते हैं। तो 46 ह्यूमन की बात करूं मैं, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं 46, ठीक है, या 23 पेयर, 23 जोड़े। उसके अंदर आपके सोमेटिक होते हैं 22, और आपका जो एक या दो के दो 22 पेयर है, ठीक है। एक पेयर होता है आपका सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये आपको जननिक गुणसूत्र एक होता है और कायिक गुणसूत्र 22 होते हैं, यानी 22 और 1 23, 23 का डबल कितना होता है, 46 होते हैं, यानी 23 पेयर होते हैं। तो ये तो आपको ह्यूमन में याद नहीं। तो 13, 14, 15, 21, 22 है पेयर, वो 9 रीजन के अंतर्गत आता है। जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद का स्थान कहलाता है सैटेलाइट, क्या बोलते हैं इसको, सैटेलाइट। ये एग्जाम के डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि द्वितीय संकीर्णन के बाद का जो उपस्थित भाग है क्या कहलाता है, सैटेलाइट कहलाता है। यहाँ से यहाँ पर जो उपस्थित चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बोलते हैं आपके टीलोमियर, क्या बोलते हैं, टीलोमियर। तो यहाँ पर जो दोनों एंड है, आपको दोनों एंड दिखाई दे रहे हैं, एक एंड ये है, एक एंड वो है। तो इन दोनों के जो सिरे है उसके ऊपर मैंने कोई स्ट्रक्चर बनाई है, इसे बोलते हैं टीलोमियर, ठीक है। तो टीलोमियर क्या है, ये कि जो भी आपको क्रोमोसोम है, मैंने इसको ये से फ्लैट बनाया, तो ये किसकी वजह से है, तो इसकी वजह से है टीलोमियर, यानी जो केंद्रक है उसकी, यानी जो गुणसूत्र है उसकी, केंद्रक नहीं गुणसूत्र है उसकी क्या बनाता है, ध्रुवीयता को बनाता है, ध्रुवीयता, पोलैरिटी, ठीक है। और जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है, तो इनकी क्या होता है कि ये धीरे धीरे गायब होने लग जाते हैं, और गायब होने लग जाने के बाद जो क्रोमोसोम की आपके आर्म है, ये क्या आने जाती है, पास आने लग जाती है, और एक दूसरे से चिपक भी जाती है। तो बाद में क्या हो जाता है कि इसके अंदर सेल डिवीजन नहीं हो पाता, नहीं इसके अंदर रेप्लिकेशन नहीं होगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, ट्रांसलोकेशन नहीं होगा, प्रोटीन नहीं बनेगा, प्रोटीन के बाद एंजाइम नहीं बनेगा, एंजाइम नहीं बनेगा, तो जितनी भी आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी वो नहीं बनेगी। तो उसके कारण क्या हो जाता है कि व्यक्ति के अंदर जितनी भी सेल है तो नई सेल से रिप्लेस नहीं होगी, तो बुढ़ापा आ जाता है। क्या आ जाता है, बुढ़ापा आ जाता है। तो जो साइंटिस्ट है वो उसकी खोज कर रहे हैं कि कैसे इसको जितने भी हैं ये कि इसको नष्ट होने से बचाया जाए। तो इसको नष्ट होने से बचाएगा तो इसके अंदर जितनी भी अपने नई सेल बनती रहेगी, नई सेल बनती रहेगी, तो इसके अंदर आपने क्या नहीं आएगा, बुढ़ापा नहीं आएगा। तो ये एकदम क्या होता रहेगा, आपके बुढ़ापा नहीं आएगा, तो आपके जवानी बनी रहेगी। तो यानी ये क्या करता है, आपके नई सेल को रिप्लेस होने से इसको ये टच नहीं होगा, तो नई सेल रिप्लेस होने से बच जाएगा। उसके बाद में बात करूं तो इसके अंदर मैट्रिक्स उपस्थित होता है और इसे पेलिकल बोलते हैं। तो मेन पॉइंट थे मैंने आपको इस क्रोमोसोम के अंतर्गत बता दी। उसके बाद में मैं यहाँ पर सेंट्रोमियर बताया था। आप सेंट्रोमियर की स्थिति, यदि सेंट्रोमियर यहाँ लगा हो तो दोनों पलड़े बराबर होंगे, यहाँ लगा हो तो एक छोटा एक बड़ा, एक यहाँ पर हो तो एक और छोटा एक बड़ा, एक यहाँ पर हो तो और छोटा हो जाएगा। सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर क्रोमोसोम के प्रकार, सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर क्रोमोसोम प्रकार 4 प्रकार के होते हैं। पहला आता है आपका मेटासेंट्रिक, ठीक है, मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक की बात करूं तो इसके अंतर्गत जो सेंट्रोमियर है वो बीच में ही लगा रहता है। ये मैंने क्रोमोसोम बनाया तो यहाँ पर बीच में लगा रहेगा, ठीक है, ये सेंट्रोमियर हो गया। तो यहाँ पर इसकी आपकी आकृति देखोगे तो यहाँ वी शेप पर नजर आएगी। आकृति आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट आकृति की वी आकृति किसके अंदर मिलती है, तो मेटासेंट्रिक। ये डायरेक्ट इंग्लिश के अंदर ही हिंदी के अंदर रूपांतरित होता है, इसको मेटासेंट्रिक लिख देंगे। उसके बाद सेकंड है सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक क्या होता है, बीच में से थोड़ा सा हटके होता है, यानी बीच से थोड़ा हटके, मैं ऐसे बनाऊं, ये एक थोड़ी बड़ी और एक थोड़ी छोटी, यानी बीच से थोड़ा हटके, ठीक है। तो ये आपको कैसा शेप दिखाई दे रहा है, एल शेप,
एल आकृति दिखाई दे रही है। थर्ड की बात करूँ तो होता है एक्रोसेंट्रिक। क्या होता है? एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक क्या होगा? किनारे पे होगा, ठीक है। ये जैसे मैं आपका ये क्या है? एक्रोसेंट्रिक, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जे टाइप का दिखाई दे रहा होगा। क्या है? जे टाइप का। और फोर्थ आता है टीलोसेंट्रिक। इसके क्या होता है? एकदम पॉइंट टिप पे होता है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो ये आपको कैसे पॉइंट का दिखाई देगा? आई इंग्लिश का जो वर्ड होता है उसके जैसा दिखाई देता है। तो यहाँ पर अब मैं एक और चीज़ दिखाई देती हैं, उससे बोलते हैं आर्म रेशियो। क्या आता है? आर्म रेशियो यानी भुजा अनुपात। भुजा अनुपात कैसे निकालोगे? लॉन्ग आर्म जो बड़ी भुजा है अपॉन शॉर्ट आर्म यानी छोटी भुजा, ठीक है। तो ये आप देख ले होंगे कि इसकी सबसे बड़ी भुजा इसकी है और नीचे वाली टर्म्स इसकी सबसे छोटी है, तो इसका सबसे मैक्सिमम आएगा। यानी इसका ऑर्डर निकालूँ तो एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, और उसके बाद में आएगा मेटासेंट्रिक। और टीलोसेंट्रिक को सम्मिलित नहीं करते क्योंकि ये इसके लगभग अनुपस्थिति होती है, ह्यूमन के अंदर ये स्टेज अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। तो ये आपको ऑर्डर याद रखना है। उसके बाद में यहाँ पर जो क्रोमोसोम है उसको मैं क्या करूँगा कि इसको जो क्रोमोसोम है इसको मैं कैरियोटाइप होता है, कैरियोटाइप के अंतर्गत क्रोमोसोम को बाहरी आकारी का अध्ययन करना होता है। इसको क्या होता है कि डायग्राम के रूप में इसको प्रदर्शित किया जाता है। जो भी क्रोमोसोम है इसको डायग्राम के रूप में प्रदर्शित करना आइडियोग्राम कहलाता है। क्या कहलाता है? आइडियोग्राम कहलाता है। तो कैरियोटाइप होता है, कैरियोटाइप किसके ऊपर बेस्ड होता है? साइज और प्राथमिक संकीर्णन के उपस्थित होता है, और इसका उपयोग होता है आपके इवोल्यूशन के बारे में जानकारी मिलती है और जीव को पहचानने में भी सहायता मिलती है। तो ये आज की क्लास हमारी न्यूक्लियस के ऊपर बेस्ड थी। उसके आगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर आएंगे तो उसके अंतर्गत हम सेल डिवीजन पढ़ाएंगे। सो सेल डिवीजन हम 2 क्लास के अंदर कंप्लीट कर देंगे, एक के अंदर माइटोटिक, एक के अंदर मियोटिक। तो ये आज की क्लास हमारी जो न्यूक्लियस के ऊपर बेस्ड थी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको जो क्वेश्चन भी पूछा था उसका भी आंसर मिल गया होगा। धन्यवाद।